बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह बखैर। आज एक अच्छे नोट पर आगाज़ करते हैं आज आपके प्रोग्राम फ्रंट पेज का। आज हज़रत अली करमल्लाह वजह का यौम वलादत भी है, उसकी भी मुबारकबाद। होली भी मनाई जा रही है और नौरोज़ की भी, आज नौरोज़ भी मनाया जा रहा है। और इसके साथ साथ एक और अच्छी खबर ये है कि महातीर मोहम्मद जो मलेशिया के प्रेसिडेंट हैं और उनके हवाले से बहुत सारी हमारी अच्छी राय पाई जाती है पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में। महातीर मोहम्मद भी आज तशरीफ़ ला रहे हैं। तो इस अच्छे नोट के साथ बाकी फिर वही जो सियासी सूरत हाल है, अगर हम बात करें जंग की, तो जंग अखबार ने लिखा है जी कि भारतीय अज़ाइम का जवाब, इमरान खान से मुसल्लह अफवाज के सरबराहों की मुलाकात। कौम को मुसल्लह अफवाज की सलाहियतों पर पूरा भरोसा है, जारियत का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वज़ीर आज़म की सर्विसेज चीफ से गुफ्तगू, पेशा वाराना उमूर, सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इस पर एक और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हमारे आसिफ सईद खोसा साहब और 3-4 अभी तक जो थोड़े से शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छे अच्छे फ़ैसले उनके सामने आए, बड़े बोल्ड तरीके से उन्होंने फ़ैसले लिए। और उन्होंने जो एक बात किया है कि मैं 100 मोटो लूँगा, लेकिन वो 100 मोटो होगा जो मुकदमात हैं उनके हवाले से। कल आपने एक बात की, बहुत उसको सराहा जा रहा है। अदालती निज़ाम को सच से इनहराफ का बहुत नुकसान हुआ, थोड़े झूठ पर भी सारी गवाही मुस्तरद, गवाह हर जगह झूठा समझा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट झूठी गवाही नाइंसाफ़ी को जन्म देती है, इंसाफ का खून करती है, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी के लिए भी ख़तरा है। इस खराबी को जड़ से उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है। झूठे गवाह के ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उम्मत ने लिखा है जी, जो हिंदुस्तान में एक ऐसा फ़ैसला आया जिसके ऊपर सिर्फ इसलिए नहीं कि हिंदुस्तान ने वो फ़ैसला किया, इसलिए कि जो उसका मेन मुलजिम था, जो कि कर्नल था भारतीय, उसने इस बात को तस्लीम किया था कि समझौता एक्सप्रेस में उसने आग लगाई, और उस हवाले से कल तमाम वहाँ की अदालत ने बरी कर दिए। उस पर उम्मत ने लिखा जी, सानिया समझौता एक्सप्रेस में कर्नल प्रोहत रा मुलविस थी। भारतीय अदालतों का तासुब खुलकर सामने आ गया। 42 पाकिस्तानियों के कातिल हिंदू दहशतगर्द बरी। बोगियों में आग लगाने वाले स्वामी आसिम समेत 4 मुजरिमों को क्लीन चिट। गवाही के लिए पाकिस्तानी खातून की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। दर्जनों सरकारी गवाह मुनरफ हुए। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज, भारतीय हाई कमिश्नर तलब। 5 बच्चे भी जिंदा जले, शौकत अली। और अगर एक्सप्रेस की बात करें तो एक्सप्रेस ने भी भारत सानिया समझौता एक्सप्रेस के मुलजिम बरी, पाकिस्तान का एहतजाज। और कल जो एक पेशी थी बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी की नेब के अंदर, उसके ऊपर बात है कि जी जरदारी बिलावल की नेब में पेशी, 2 घंटे पूछगछ, जियालों की पुलिस से झड़प, दर्जनों गिरफ्तार, 3 मुकदमात से मुतालिक सवालात पूछे, तहरीरी सवालनामा भी दिया जिसका जवाब 10 दिन में देना होगा। तर्जुमान नेब। पीपी कारकुन पुलिस हिसार तोड़कर नेब ऑफिस पहुंच गए, पथराव, लाठीचार्ज, कई जख्मी। और इस तरह की जनाब डॉन ने भी ये कहा, बिलावल फादर गिल्ड इन 3 नेब केसेस। इंडियन कोर्ट एक्विट्स ऑल समझौता ब्लास्ट एक्यूज्ड। और ट्रिब्यून ने भी तकरीबन यही जो समझौता एक्सप्रेस का उसकी लीड लगाई है। इंडियन कोर्ट लेट्स समझौता ब्लास्ट एक्यूज वॉक फ्री। ये और इससे जो भी मिली जुली बातें हैं उस पर तबसरे और तज्जिए के लिए आज हमारे साथ आपके हमारे जाने माने आप माहिर कानून भी हैं, मौजूद हैं, इब्राहिम अज़मी एडवोकेट साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। इब्राहिम साहब, ये आपके सामने मेरे ख्याल है कि अगर आगाज़ हम अच्छे नोट से करेंगे, महातीर मोहम्मद साहब आ रहे हैं, उनके हवाले से बहुत सारी चीज़ें कही जा रही हैं और अल्लाह करे वैसा ही हो जैसा कि हम सोच रहे हैं। क्योंकि आपसे मैं एक अच्छा मशवरा ले सकता हूँ, आपसे मैं बहुत अच्छा ताउन ले सकता हूँ, लेकिन अगर मेरी विल ना हो, मुझ में एबिलिटी ना हो, तो फिर भी ये भी मामला आते हैं। महातीर मोहम्मद मलेशिया के वो वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने 22 साल तक हुकूमत की और मलेशिया को एक तरक्की के इंतहा तक पहुंचा दिया। इस्लामी ममालिक में जो था वो मलेशिया एक मॉडल के तौर पे उभर के सामने आया। फिर 15 साल को उन्होंने गैप दिया, 22 साल के बाद उन्होंने 15 साल का गैप दिया। 55 साल उनकी उम्र थी जब वो आए, 77 साल में वो चले गए। जब वो वापस आए तो उनकी उम्र 92 साल थी। उस वक्त करप्शन की इंतहा थी। नजीब रज़ाक जो थे उन्हीं की पार्टी के थे, उन्होंने करप्शन की, पूरे मीडिया ने दिखाया कि इतने बड़े हॉल में डॉलर्स, सोना, पॉट। फिर वो उन्होंने वापस दूसरी पार्टी बनाई और जो उनके नाइब थे
अनवर इब्राहिम उनके साथ उन्होंने अलाइंस किया और वो वापस बरसर इख्तिदार आए। उनकी उम्र इस वक्त 92 साल 93 साल। बिल्कुल सही। तो वो पाकिस्तान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। इमरान खान भी उनकी किताबें पढ़ी हैं। इमरान खान इक़्तिदार में आने से पहले जिस तरह चाइना गए थे, वहाँ गए, या बिहार में जो तरक्की हुई थी, जो तरक्की के जो मॉडल थे, इमरान ने उनका मुताला किया, करीब से देखा, उनसे मुलाकातें की। अब एक केमिस्ट्री रिजल्ट नहीं आ रहा सामने, वक्त लगता है। नहीं वक्त कब तक चलता रहेगा? यानी 2 साल। असद उमर साहब ऐसे तमाम जबरदस्त नहीं, अब तो 2 साल लोग बोले थे जी 100 दिन पूरे होने थे, आप ही कहते थे बल्कि सीट पे बैठ के, फिर आज 6 महीने तो दे दें, अब 2 साल तो 5 साल भी दे दे, तो अगर ना हो फिर क्या होगा? एक छोटी सी दुकान भी चलाते हैं ना, तो चलते चलते 2 साल लगते हैं। वकालत में भी जो हम आते हैं ना नए नए, तो वो कहते हैं भाई 2-3 साल का आप खर्चा जेब में। असद उमर नए नहीं है, या असद उमर के बारे में तो बहुत सारी बातें की गई थी, और बहुत सारे जो साथ चल रहे नए नहीं है। देखिए खैबर पख्तूनख्वा में भी रिजल्ट 1.5-2 साल के बाद आया। शुरू में रिजल्ट नहीं आया था। अब जो सर्वे आया है, तो कह रहे हैं 70 अरब रुपए में मोटर, वो जो बस का मंसूबा है वो नहीं मुकम्मल हो रहा है। बार बार चेंजेस हो रही हैं। इसकी वजह यह है कि अब एक वज़ीर आला चले गए, वो चाहते थे कि इलेक्शन से पहले कंप्लीट हो, फिर नहीं हुआ, फिर एक नई टीम आई, नए वज़ीर आला थे, नए वुज़रा थे, अब वो बेहतर अंदाज में कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ ये जो पुल बन रहा है MA जिन्ना रोड पे, ये भी तो देखें ना, इसको कितना वक्त हो गया, ये बन नहीं रहा। और मैंने ये सोचा था कि अगर इस हवाले से कोई बात होगी तो पूरी ट्रैफिक जो है वो अब गुज़र रही है आपके होली फैमिली हॉस्पिटल और पारसी कॉलोनी के करीब, पूरे कराची का, आधे कराची का ट्रैफिक। और वहाँ स्ट्रीट से भी आ रहा है, वहाँ से और अगर आप रोड देखें तो टूटे हुए सेवरेज लाइनें हैं, गंदगी वहाँ है। जब पूरे कराची का ट्रैफिक वहाँ से गुजर रहा है, कराची पैकेज दे देना, तो वफाकी हुकूमत क्यों नहीं दे रही? इदारे को, मुराद अली शाह को और आपके जो मेयर हैं उनको सोचना चाहिए कि ये पुल बनते बनते, ग्रीन लाइन बनते बनते 6 महीने और लगेंगे। पूरा ट्रैफिक वहाँ से गुजर रहा है, आबादियाँ वहाँ हैं, खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाएगा। उन्हें चाहिए कि ये जो होली फैमिली हॉस्पिटल और जो पारसी कॉलोनी की तरफ है, सर दोनों का ये कहना है कि वफाक हमें पैसे दे दे, जो उसने ऐलान किए हुए हैं हम कर देंगे शुरू। ये तो छोटा सा काम है, 2-3 करोड़ रुपए में हो जाएगा। ये जो सड़कें, मैं जो छोटी सी बात कर रहा हूँ, इसलिए कि पूरे कराची की ट्रैफिक, आधे कराची की ट्रैफिक का चले अगर हम वो महातिर मोहम्मद साहब की तरफ मोहम्मद साहब की तरफ आ जाते हैं, तो मैं ये कह रहा था कि उनकी और इमरान खान की केमिस्ट्री मिल रही है। हमारे लिए बड़ी हौसला अफजा बात है कि 92-93 साल की उम्र में भी आदमी इतना एक्टिव है। मैंने 90+ लोगों को नाइदर दे कैन वॉक नॉट टॉक, ना कोई चल सकता है 90 साल की उम्र में, ना वो बोल सकते हैं। अब ये महातिर मोहम्मद जो है वो 90+ के बाद जो है, आप देखें अजहर खान की पोजीशन क्या थी 90+ पे, दिलीप कुमार को आप देखें, जितने भी लोग थे। तो ये एक बड़ी हौसला अफजा सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए कि अल्लाह ताला भी इमरान खान को सेहत दे, उनको भी ज़िंदगी दे, वो भी पाकिस्तान को अगर आगे ले जा सकते, सबका फ़ायदा है अगर वो आगे ले जा सकते हैं। और अगर इमरान खान अगर नहीं ले जा सकते, वो नाकाम हो जाते हैं, तो मुस्लिम लीग नून के लोगों को फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। हम नवाज शरीफ को दोबारा 92 साल की उम्र में भी ले आएंगे। तो हम चाहते हैं कि किसी तरह भी पाकिस्तान की तरक्की हो, पाकिस्तान की बेहतरी हो। ये हमारी आइंदा आने वाली नस्लों का मसला है। हमने तो जब वो गुजार लिया, ये बातों पे चलता रहेगा आज़मी साहब, क्योंकि बात ये होती है कि जनाब वेट करें, करप्शन बढ़ती कि जी करप्शन का नारा लगाते हुए बहुत सारी बातें अभी भी मौजूद हैं। आप किसी भी इदारे में चले जाएं, इस वक्त कहीं भी चले जाएं, कहीं ये सूरत हाल बिल्कुल वैसी की वैसी नज़र आ रही है। अच्छा, फिर ये कहा जाता है आप बर्दाश्त करें, चीखें निकलेंगी, चीखें तो हमारी निकल रही हैं ना, आवाम की निकल रही हैं, बाकी सब तो मज़े से चल रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। पंजाब असम्बली बिल पास कर देती है, कहा जाता नहीं वो तो बेचारे मासूम थे, PP भी शामिल थी उसमें, नून भी शामिल थी, तो भाई अक्सरियत तो वहाँ पे PTI की है। लेकिन यहाँ आपको तारीफ़ करनी चाहिए कि इमरान खान ने इस पर नापसंदीदी का इजहार किया ट्वीट के ज़रिए। ये होती है लीडरशिप वो होती है कि साफ करें ना, उनको दूसरों के लिए तो ये मुतालबा करते थे कि रिजाइन करें। जब इतना बड़ा आपने फैसला किया, असेंबली का इख्तियार होता है, गवर्नर को इख्तियार होता है कि वो बिल को वापस कर दे, लेकिन अगर असेंबली दोबारा मंजूर कर ले तो फिर वो अप्रूव हो जाता है, फिर वो गवर्नर की बात। 18वीं तरमीम ने ये दिया, ये पहले से था, नहीं पहले से नहीं था, वो दोबारा करना 18वीं तरमीम ने दिया। 18वीं तरमीम में नहीं था। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि जब नवाज शरीफ और बेनज़ीर की हुकूमत थी, तो नवाज शरीफ ने पंजाब में ये तय किया था कि हम जो प्रोविंशियल सर्विस कमीशन है, हम उसके तहत अपॉइंट नहीं करेंगे कमीशन वगैरह को, हम अपने तय कर देंगे। उन्होंने वो अमेंडमेंट कर दी। यहाँ जब सिंध हुकूमत में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उन्होंने देखा तो उन्होंने भी वही कर दिया। या गवर्नर थे फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम, उन्होंने कहा देखें मेरिट होनी चाहिए, आप इस तरह ना करें कि अगर पंजाब में नवाज शरीफ ने कोई गलत काम किया तो आप सिंध में वो करें। उन्होंने वो वापस कर दिया। ये तो भुट्टो साहब के दौर से ये तरमीम चली, उन्होंने वो वापस कर दी कि
असम्बली ने कहा कि नहीं जी इसको मंजूर करें, तो दोबारा फिर गवर्नर को मंजूर करना पड़ता है। ऐसी 5-6 मिसालें ऐसी हैं कि ये शुरू से 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन से है कि अगर असम्बली कोई बिल पास करती है। नहीं तो दूसरों के लिए, हम कहने का मकसद ये कि दूसरों के लिए मुतालबा ये होता था जी जस्ट रिजाइन, आपका एक वसीम अकरम, मतलब पूरी असम्बली से रिजाइन ले लिया। नहीं असम्बली से नहीं, चीफ मिनिस्टर उसका मूवर मेन, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी जो थे वो चीफ मिनिस्टर थे, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी किसी चीफ मिनिस्टर को इस तरह की फैसिलिटीज़ के लिए कोई बिल मंजूर नहीं हुआ, बल्कि मूव ही नहीं हुआ। अब यहाँ पर मूव भी हो गया, मंजूर भी हो गया, तो कम से कम जस्ट थोड़ा बहुत तो उनको वो करें, सिर्फ ये कि वापस कर दिया उन्होंने। इमरान ने मुलाकात की, इनको शटअप कॉल दिए, बस ये काफ़ी है, दिए, बहुत काफ़ी है। लीडर जो, अब देखें ना, पूरी पंजाब असम्बली एक बिल पास करती है, अब किसी की 1 लाख से, आपकी तनख्वाह 1 लाख से 2 लाख रुपए हो जाए, अब से खबर फैल जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा के बराबर लेकर आए वो, सुन तो लेना पंजाब असम्बली, तो बीवी बच्चे क्या कहेंगे? अब तनख्वाह बढ़ गई है, अब प्लानिंग कर लेते, जब आदमी की एक्सपेक्टेड इनकम होती है ना तो वो प्लानिंग कर लेते। तनख्वाह बढ़ाने की बात नहीं कर रहे, वो जो वजीर आला को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो कि सदर मुमलिकत को और प्राइम मिनिस्टर को शायद वो इख्तियारात हैं, सिर्फ वो भी पिछली हुकूमत ने वो किए थे। मैं ये कह रहा हूँ कि वजीर आला ने गलत किया, पंजाब असम्बली ने गलत किया, स्पीकर परवेज, सब गलत किया। पॉपुलर सेंटीमेंट था कि ये तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन गलत मैसेज जाता। लोग कहते हैं आवाम की तनख्वाह तो बड़ी नहीं है, वो तो बेचारे उसी हाल में रह रहे हैं। और आप देखें कि ज़्यादातर जो अक्सरियत है वो बड़े बड़े सरमाएदारों की और जागीरदारों की असम्बली में। मैं समझता हूँ कि 300-350 के अवान में मुश्किल से 10-15 लोग होंगे जो गरीब होंगे। पंजाब असम्बली के अंदर ये इलेक्शन लड़ना और इलेक्शन जीतना ये करोड़ों का काम होता है, इन्होंने अपनी जेब से खर्च किए हैं। ये 50,000 लाख की तनख्वाह के लिए नहीं बैठे हुए, लेकिन चूँकि हर आदमी पैसे की ज़रूरत होती है, लालच होती है इंसान के दिल में। तो देखें आप ये लीडरशिप की कमाल देखें ना, आप अभी भी इमरान खान की तारीफ़ करने पे राज़ी नहीं हैं कि एक पॉपुलर सेंटीमेंट था। पूरी पंजाब असम्बली जहाँ उनकी अक्सरियत भी नहीं है, डामाडोल है, हुकूमत भी बैसाखियों पे खड़ी हुई है, वहाँ उन्होंने कहा कि ये नहीं होगा। सिर्फ देखें तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, सिर्फ वो वापस लिया है जो वजीर आला को ज़्यादा फैसिलिटेट किया गया था, बाकी तो चीज़ें वैसी मौजूद है। बलूचिस्तान में तो 5-5 लाख भी तनख्वाह है, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी ज़्यादा है, सिंध में भी बढ़ी हुई है। तो ये कह रहे थे कि पंजाब में बढ़ाए, पंजाब में तनख्वाहें बढ़ाएं सबकी, तो वो उनकी बात किसी हद तक वो कंपेयर कर रहे थे दूसरा इलाके। तो महातिर मोहम्मद से हम क्या क्या सीखेंगे मजीद? महातिर मोहम्मद से हम ये सीखेंगे कि किसी भी सरबराह को जो ईमानदार हो, जो कमिटेड हो, आप उसको वक्त दें। वो भी 22 साल रहे, 22 साल रहे तो करीब 10-12 साल के बाद रिज़ल्ट आना शुरू हुए। लोग आप लोग देने के लिए तैयार नहीं है ना। अब इसमें एक लतीफ़ा है लाइटर रोड पे फारन भाई, कि एक बच्चा स्कूल जाता है तो इसकी माँ इसको तैयार करके भेजती है, वापस आता है तो माँ पूछती है सब, बोला टीचर ने बोला कल वापस आना है। तो एक दफ़ा बच्चा स्कूल जाएगा तो आप क्या समझते हैं, हम एक दफ़ा से पहली क्लास पास करेगा, मैट्रिक करेगा, इंटर करेगा, लेकिन वो बच्चा दावा नहीं करता कि मैं आगे ये कर दूंगा, मैं क्लास में जाके टीचर को भी पढ़ाना शुरू कर दावा दूंगा, करता है, मैं ये भी कर दूंगा। वो ये नहीं कहता एक ब्रेक की जानी पड़ते हैं, ब्रेक से वापस छोटा सा एक बच्चा हूँ पर काम करूंगा बड़े बड़े। ये गाना बड़े ने बनाया है, बच्चे ने कभी नहीं कहा। बच्चे को ट्रैप करने के लिए किया गया कि जनाब मैं बच्चा हूँ, काम करूंगा बड़े बड़े, ब्रेक की जानी तो बड़ा होगा ना, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे। नाज़रीन आप प्रोग्राम देख रहे हैं फ्रंट पेज, हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम आज़मी एडवोकेट। ये चिट सुबह जो आज वक्त है उसमें जारी रहेगी। चलते हैं ब्रेक की जानिब। जी वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं फ्रंट पेज, हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम आज़मी एडवोकेट साहब। ब्रेक पर जाने से कबल एक बात हो रही थी स्कूल के बच्चे की, जो आज़मी साहब फरमा रहे थे। तो कल एक बकौल शेख रशीद साहब के एक सियासी बच्चे का भी कल एक शो रहा। पहले देखते हैं कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, कल जब नेब पेशी पर आए तो वहाँ क्या सूरत हाल थी, उन्होंने क्या इज़हार ख्याल किया, उसके बाद फिर हम गुफ्तगू करेंगे आज़मी साहब से। पहले क्लिप देखते हैं। जी, पब्लिक मनी की क्वेश्चन ही नहीं है, प्राइवेट ट्रांजैक्शन की सवाल है, बैंकिंग इश्यूज है, बैंक अकाउंट्स की सवाल होते हैं, बैंकिंग कोर्ट अप्रोप्रिएट फोरम होता था, वो कैसे नैब का केस बनता है। अफसोस की बात है कि नैब को हर बार इस तरीके इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज ये वही हुकूमत है, उसी पार्टी की हुकूमत है जिन्होंने इस्लामाबाद को
दिन के लिए यरगमाल रखा था, और आज वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पुरअमन कारकुन को सिर्फ 30 मिनट्स के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मैं एक बार फिर ये गैर जमहूरी, अथॉरिटेरियन, डिक्टेटोरियल स्टेप का मजम्मत करता हूं। ओके, जहां तक आपने एक्शन अगेंस्ट बैंड ऑर्गेनाइजेशंस, मैं नहीं मानता। वी हैव हर्ड दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन कि बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ एक्शन लिया गया। मैं नहीं मानता। आप कहते हो आपने अरेस्ट किया है, मैं कहता हूं कि नहीं, आपने उनको प्रोटेक्टिव कस्टडी में डाला है। जी अज़मी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी और उसमें एक और बात जो सामने आ रही है कि 28 मार्च को नेशनल एक्शन प्लान की ब्रीफिंग है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि वो शिरकत नहीं करेंगे। मौलाना साहब का भी, मौलाना फजल रहमान साहब के भी मौक़िफ़ सामने आया गया है कि वो भी नहीं होंगे, और अब ये पीपल्स पार्टी भी इस बात के इम्कानात हैं कि वो भी नहीं होगी। और ये कल बिलावल वाला जो सारी बातचीत हुई। देखिए, जो बिलावल की गुफ्तगू है, किसी भी मामले में दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपस की सियासत होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ की। अगर आप पीटीआई पे तनकीद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी आपने 126 दिन का धरना दिया, हमें आप 30 मिनट बर्दाश्त नहीं कर रहे, यहाँ तक तो ठीक है बात। लेकिन जहाँ तक ऐसे मामलात होते हैं जो मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से हो, पाकिस्तान के मफादात के हवाले से हो, और ऐसी बात हो कि जिसको दुश्मन आपकी बात को उचक ले और फिर वो उसको प्रोपेगेंडा करे। अब सारी दुनिया में जितनी भी ये एजेंसीज़ होती हैं, स्पाई एजेंसीज़, पाकिस्तान में अगर आईएसआई है तो इंडिया में रॉ है, अमेरिका में सीआई है, रशिया में केजीपी है, मुसाद है इसराइल की, तो वो अपने मुल्क के मफादात के लिए काम करती हैं। बाज़ औक़ात किसी मोहरे को आगे करना पड़ता है, कभी किसी मोहरे को पीछे करना पड़ता है अपने मफादात के लिए। अब अगर हमारे मुल्क की पॉलिटिकल पार्टी के लोग, जब उन पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, जब उनको उसका जवाब देना है, तो वो मुल्क की सिक्योरिटी को डैमेज करें, ऐसी बात देखिए। ये कैसे तय करेगा कोई कि ये सिक्योरिटी को डैमेज कर रहा है? कौन सिक्योरिटी को सिक्योर कर रहा है, कौन डैमेज कर रहा है? अच्छा सवाल। देखिए, अगर किसी दुश्मन आपकी बात को उचक ले, जैसे मरियम ने कहा था डॉन लीक्स के बारे में, तो डॉन लीक्स 1 आई, डॉन लीक्स 2 आई, अब ये डॉन लीक्स 3 है। अब देखिए, मरियम का भी यही, मीडिया में जो चाहे बना लें सर, मैं भी मीडिया मरियम का भी यही नैरेटिव था, पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ था। उन्होंने भी ये कहा था कि हम तो इंडिया से अमन चाहते हैं, फ़ौज नहीं चाहती। पाकिस्तान की आर्मी को रॉग आर्मी के नाम से इश्तिहारात मुल्क में छपे थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। नवाज शरीफ ने खुद कहा था कि कारगिल में पाकिस्तान की फ़ौज ने इंडिया की पीठ पे छुरा घोंपा। अब आप पता है, अगर आप लोग हमारे टॉप लीडरशिप, ज़हीर लीडरशिप, सबकी बात करें ना, फिर मौजूदा हुकूमत भी बैठे हैं, खान साहब के भी बहुत सारे क्लिप्स हैं मार्केट में, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, फिर उसके ऊपर भी तो बात हो सकती है। दो चीज़ें, इनको थोड़ा फ़र्क करें। एक, आपके मुल्क में अगर कोई फ़ौजी हुक्मरान बरसर इख्तिदार है और उस वक्त जब आप फ़ौज पे तनकीद करते हो तो आप फ़ौज के इदारे पे नहीं करते हो, उस शख्सियत पे करते हो, आर्मी चीफ पे, जो उस इदारे को लेके चल रहा होता है। लेकिन अगर मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगा हुआ, मुल्क में फ़ौजी हुक्मरान नहीं है, सियासी हुकूमत है, तो आपकी बात में फ़र्क होगा। इमरान की बात मुशर्रफ के दौर की थी, अयूब खान के बारे में भी कहा जाता था, याया खान के बारे में भी और ज़िया उल हक के बारे में भी। लेकिन जब फ़ौज बरसर इक़्तिदार नहीं है और अब आर्मी को अगर आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हो तो इसका मतलब है कि उसको आप बहैसियत इदारा क्रिटिसाइज़ कर रहे हो। बिलावल ने कहा कि आर्मी को क्रिटिसाइज़, जब वो कह रहे हैं कि वो इंडिया के तैयार आएंगे, आपने उनको प्रोटेक्टिव कस्टडी में लिया हुआ है, तो इंडिया के तैयारों से किसी को कौन बचा सकता है? फौजी बचा सकती है ना भाई। सर देखिए, हमें मेरा ख्याल है कि हम अपनी जो लीडरशिप है उसको थोड़ा सा बचा के रखना है। फौज हमारा मुकद्दस इदारा है, हमें मीडिया में भी उस तरह से कंट्रोवर्शियल बनाना नहीं चाहिए कि फलां सियासतदान ने इसलिए कहा होगा। फौज के ऊपर बिला यानी एक एक शख्स का एतमाद है, और हमारे जवानों ने प्रूव किया, ख़ास तौर पे ये जो टेंशन आया उसमें हमारी एयरफोर्स हो, हमारी नेवी हो, हमारी बर्री अफवाज हो, उन्होंने प्रूव किया है कि वो एबल हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें इस डिबेट से अपनी प्रोटेक्शन के लिए इनको नहीं लाना चाहिए। थोड़ा टाइमिंग देखनी चाहिए। टाइमिंग अगर हम देखें इस पूरे मामले की, तो बिलावल ने ये बात तब कही है जब इन्होंने मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की। देखिए, ये तो बात पूरी बात। इसी तरह जब आसिफ जरदारी की मुलाकात हुई थी नवाज शरीफ से, और जब आसिफ जरदारी ने कहा कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, और फिर ईंटें ढूंढने के लिए वो दुबई में छुप के बैठ गए थे, तो इन्होंने क्या कि आसिफ जरदारी ने कि मुझे मियां साहब ने कहा था कि आप सख्त एक्शन लो, सख्त बात करो, और जब मैंने सख्त बात की मैं फंस गया, तो मियां साहब ने मुलाकात करना तो एक तरफ रहा, आसिफ जरदारी के वो टेलीफोन में नहीं उठाते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मियां नवाज शरीफ से जब भी मुलाकात होती है, इसका मतलब है कि मियां नवाज शरीफ ने पहले आसिफ जरदारी को कहा था। जरदारी साहब ने कहा ना, मैं तो नहीं कह रहा, आप तो नहीं कह रहे, जरदारी साहब ने कहा कि मियां साहब ने मुझे मिसगाइड किया। और अब जब बिलावल जो बात कर रहे हैं, आप ज़रा टाइमिंग देखें,
और उसकी सर, मियाँ ये साहब से timing मुलाकात तो हुई बहुत है। सारी जगहों तो पे मिलाई मियाँ जा साहब सकती है। अजमी साहब, हम ये कहते हैं कि जो हमारी लीडरशिप है उसको क्रिटिसाइज जरूर किया जाना चाहिए। कौमी सलामती के अंदर कम से कम हमें बहस में नहीं जाना बिल्कुल। चाहिए। ब्रेक की जानी पड़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ्रंट पेज। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू सिलसिला जारी रखेंगे। जी, वेलकम बैक। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं फ्रंट पेज। इब्राहिम आज़मी एडवोकेट हमारे साथ हैं। और अमूमन ये बात मैं अक्सर करता हूँ कि जो ब्रेक में गुफ्तगू होती है वो पता नहीं हमारे कैमरामैन साथी या हमारे जो पीसीआर में बैठे होते हैं अगर रिकॉर्ड कर लें तो बहुत सारे आपने देखा है कि वायरल हो जाती है वीडियो और बड़ी अहम किस्म की वो होती है। तो अभी भी हम जो चिट कर रहे थे, बड़ी बहुत एक अच्छी जिसको हम हेल्दी डिबेट कहते हैं वो कर रहे हैं। तो आज़मी साहब का भी एक बात है और ये हमें वाकई करनी चाहिए बात कि वकला की हमारे स्ट्राइक चल रही है कोर्ट्स में और उसकी वजह से ज़ाहिर है कि लाखों हमारे जो साइलिन हैं वो भी परेशान हैं। आपका ताल्लुक़ चूँकि वकालत से है और आज ये भी रंग बिरंगे कपड़े पहन कर आए हुए, इसका मतलब स्ट्राइक पे। तो आज़मी साहब से बात करते हैं। जी आज़मी साहब, ये देखिए बड़ी अहम सूरत हाल है। लाखों मुकदमात हैं मौजूद, 28-29 लाख मुकदमात कहे जाते हैं। अब ये 2 दिन और डिले हो गए। हेयरिंग तो कर रहे हैं, चैम्बर में हो रही है, बाहर हो रही है। जज साहिबान तो हमारे मौजूद हैं, कल भी हम इसको देखा था कि मौजूद थे, लेकिन आप लोग मौजूद नहीं हैं। हफ्ते और पीर को स्ट्राइक थी और फिर मंगल को काम हुआ। अब जुमेरात और बुध और जुमेरात को स्ट्राइक है। इसका मतलब है कि पूरे हफ्ते में एक आध दिन ही काम हुआ है। तो मसला सारा इसमें ऐसा है कि पुलिस का आम साइलिन का जो मसला होता है, अगर पुलिस किसी की एफआईआर दर्ज नहीं करती तो उन्होंने इख्तियार दिया था ये अदालतों को 22A और 22B के तहत ज़ाब्ते फ़ौजदारी की अदालत को इख्तियार दिया था कि अगर किसी की एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, किसी साइल की, किसी अवाम के, किसी सोसाइटी के किसी शख्स की, और किसी को शिकायत है पुलिस से, तो वो अदालत में आए। तो अदालत फिर SHO को कहती थी कि अगर इनका केस बनता है तो वो एक तरह से रिलीफ मिलता था अवाम को, साइलिन को, और अश्क हुई थी। अब ये चूँकि लाखों की तादाद में केस थे, 5-6 लाख ऐसे केसेस बन गए थे जो एफआईआर दर्ज के हवाले से थे और 47,000 से ज़्यादा केसेस थे जो हाई कोर्ट्स में थे। तो जो पॉलिसी साज इदारा है जुडिशल के हवाले से, चीफ जस्टिस के सरबराही में चारों सूबे के चीफ जस्टिस और सेक्रेटरी लॉ, उन्होंने फैसला किया कि 22A का जो इख्तियार है वो हम SP को दे देते हैं। तो इस पे वकला की स्ट्राइक हो रही है कि जो काम अदालत का था वो पुलिस को दिया गया है। और दूसरी बात, इस पर कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया कि भाई पुलिस अगर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में अगर एफआईआर दर्ज ना करे। और उसमें एक बड़ा मसला ये है कि शिकायत पुलिस से है और जो रिलीफ है वो भी पुलिस से दे रहे हैं। मतलब जिससे ज़ख़म दिया है अब उसी को भेजा जा रहा है कि जी मरहम भी आप दो। तो इसलिए जो वकला की ये स्ट्राइक है, अब ये तय किया गया है कि हर जुमेरात को स्ट्राइक हुआ करेगी। तो ये एक मसला है, इस मसले का हल जो है वो बैठ के हो सकता है। अगर कोई समझ रहा है आला अदलिया के जज साहिबान, चीफ जस्टिस साहिबान के ये बहुत ज़्यादा केसेस हैं, तो उस पर आप जो है वो 100 रुपये या 200 रुपये का स्टाम्प पेपर पे फ़ीस बढ़ा सकते हैं। जिस तरह पिटिशन में होता है, हर पिटिशन पे 100 रुपये की कोई स्टाम्प ड्यूटी लगती है। तो इसमें रेवेन्यू भी जनरेट होता है और लोगों को भी पता चलता है कि इतनी आसानी से पिटिशन दाखिल नहीं होगी। तो उस पर आप फ़ीस बढ़ा दें या फिर कोई दिन तय करने के। CPLC को भी तो इख्तियारात दिए गए थे ना। अब मेरा ख्याल है फ़खरुद्दीन इब्राहिम साहब ने इसकी फॉर्मेशन की थी, उसके बाद कई दफ़ा सुना कि भाई CPLC भी मुकदमा दर्ज करवा सकती है या CPLC के अंदर मुकदमा दर्ज करवा दिया जाए अगर कोई ऐसी बात है तो। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन चूँकि वकला हर जगह अवेलेबल होते हैं, लोगों का एतमाद होता है कि मुझे इस वकील के पास जाना है, वो उसके पास जाते हैं। अगर उससे पता चलता है वकील को कि अगर एफआईआर दर्ज पुलिस नहीं कर रही तो वो कहते हैं कि आप 22A ज़ाब्ते फ़ौजदारी के तहत आप अदालत में आए, अदालत SHO को बुलाएगी और कहेगी कि भाई अगर ये बनती एफआईआर तो दर्ज की जाए। तो ये इशू चल रहा है, तो इसको बैठ इसकी वजह से स्ट्राइक है, तो मसला हल होना चाहिए। अब हाईकोर्ट में भी केस था नदीम अख्तर साहब की कोर्ट में। अब चूँकि स्ट्राइक है, 2-3 केसेस जो थे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में थे, तो अब नहीं जा सके, नहीं चलेंगे केसेस। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा फ्रंट पेज। हमारे साथ इब्राहिम आज़मी एडवोकेट साहब थे और आखिर में जो हमने बात की लॉयड्स के हवाले से वो बड़ी अहम थी क्योंकि उससे लाखों साइलिन जो है वाबस्ता है। इसी नोट के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद इम्तियाज़ खान फ़ारान को इजाज़त दीजिए। एक मरतबा फिर सुबह बखैर। पाकिस्तान ऑलवेज़ जिंदाबाद।